गुड मॉर्निंग क्लास। तो ये हमारा आज का 16वां चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, उपयोगिता, यूटिलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। यूटिलिटी क्या होता है? उपयोगिता आवश्यकता की संतुष्टि, आवश्यकताओं की संतुष्टि जो देता है उसी को कहते हैं उपयोगिता। उपयोगिता क्या होता है? आवश्यकताओं की संतुष्टि। उपयोगिता में क्या होता है कि ये हमेशा समान नहीं रहता, ये हमेशा समान नहीं रहता है, ये हमेशा परिवर्तित होते रहता है। कैसे होता रहता है? ये हमेशा परिवर्तित होते रहता है। ठीक है, इसको जो है रेटिंग सिस्टम के समानता है। क्या उपयोगिता को हम लोग रेटिंग सिस्टम के समान होता है, रेटिंग सिस्टम के समान होता है। ठीक है, उपयोगिता को हम लोग मापते हैं यूनिट में। इसको जो हम लोग यूनिट में मापते हैं, ठीक है, यूनिट में मापते हैं, यूनिट में इसको मापते हैं। और यह जो उपयोगिता है ये अप्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मुद्रा द्वारा मापी जाती है। ये जो है उपयोगिता है, इसको अप्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में इसे मुद्रा द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा मापी जाती है? मुद्रा द्वारा मापी जाती है। आवश्यकता की जो है ये पूर्ति नहीं करता है, संतुष्टि प्रदान करता है। जो उपयोगिता होता है वो क्या करता है? आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता है, संतुष्टि प्रदान करता है। ठीक है, इसको इसको जो मापते हैं इसको ये परिवर्तित होते रहता है। ठीक है, इसको ये हमेशा परिवर्तित होते रहता है। अब आते हैं उपयोगिता के 3 प्रकार होते हैं। उपयोगिता के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, एक होता है औसत उपयोगिता। कुल उपयोगिता जो होता है टोटल यूटिलिटी, इसको टीयू से संबंधित करते हैं, इसको शॉर्ट में टीयू से लिखते हैं। किसी वस्तु के प्रत्येक इकाई से मिलने वाली जो संतुष्टि होती है ना, उसी को कहते हैं कुल उपयोगिता। किसी वस्तु के प्रत्येक इकाई से मिलने वाली जो संतुष्टि होती है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? किसी वस्तु से मिलने वाली प्रत्येक इकाई से मिलने वाली जो संतुष्टि होता है उसी क्या कहते हैं हम लोग? कुल उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता जो होता है एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से उपयोगिता में आने वाली जो कमी या वृद्धि होता है उसी को कहते हैं सीमांत उपयोगिता। ठीक है, इस MU कहते हैं। क्या होता है? एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से उपयोगिता में आने वाली जो कमी होता है ना, क्या होता है? किसी चीज़ का उपभोग कर दिए या उसका यूज़ किए, उससे जो उपयोगिता में आने वाला जो कमी और जो उसका वृद्धि होता है उसमें जो डिफरेंस होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे कि कोई ये हमारा आपका टोटल यूटिलिटी है, जैसे आम ऐसे कोई इकाई है तो यहाँ पे ऐसे पहली इकाई का टोटल यूटिलिटी 6 है, फिर 10 है, दूसरा का, तीसरा का 12 है, ऐसे टोटल यूटिलिटी है। इधर जो है आपका MU है, मतलब कि एक अतिरिक्त उपभोग करने से आने वाली जो कमी हो रहा है। तो 6 का जो इसमें तो इसका जो 6 का जो MU होगा वो 6 होगा। अब इसमें जो वृद्धि हो रहा है, क्या हो रहा है? 6 से जो अतिरिक्त उपभोग हो रहा है, ठीक है, परिवर्तन जो हो रहा है, तो 6 से बढ़ कितना रहा है? 4। तो 4 ये हमारा MU हो गया। फिर 10 से 12 2 बढ़ रहा है, फिर 12 से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, MU क्या होगा? 0 हो जाएगा। और 12 से 10 इसमें क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है? आपका उपयोगिता की कमी हो रहा है। तो ये हम यहाँ पे जो MU होगा वो ह्रासमान हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और यहाँ 10 से 6 हो गया तो यहाँ -4 हो जाएगा। तो ये हमारा MU और TU देखिए, ये टोटल यूटिलिटी कितना है? 56 है हमारा। ठीक है, यहाँ पर भी वैसे है कि आम उपयोगिता है 1 2 3 4, इसमें जो है 10, इसकी पहली उपयोगिता जो आम का उपयोगिता है, अगर हम लोग पहला खा रहे हैं उसमें हमारा जो उपयोगिता है वो 100% रहेगा। फिर दूसरा अगर खाएंगे हम तो उसमें क्या होगा कि उसका जो उपयोगिता होगा वो 30% कम हो जाएगा, 70% हो गया। ठीक है, और फिर तीसरा आम खाएंगे तो 50%, फिर उसके चौथा खाएंगे तो 20%। इस तरह से ये हमारा क्या होगा? उपयोगिता हो जाएगी। इसमें जो कमी हुआ ना, तो ये 30% कमी हुआ, फिर 20% कमी हुआ, फिर 30% कमी हुआ, तो ये कमी इसी को क्या कहते हैं हम लोग? MU कहते हैं। क्या कहते हैं? MU कहते हैं। ठीक है, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी, तो यहाँ टोटल यूटिलिटी कितना होगा? 240 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग आते हैं जो फार्मूला होता है TU, टोटल यूटिलिटी का जो फार्मूला होता है वो सिग्मा MU होता है। ठीक है, सिग्मा MU होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर 3 इकाई का टोटल यूटिलिटी पूछेगा तो 1 2 3 इकाई का यूटिलिटी पूछेगा, इस ग्राफ का है 3 1 2 3, इस अगर टोटल यूटिलिटी पूछेगा तो क्या होता है? इसका सूत्र होता है सिग्मा MU। तो सिग्मा MU क्या हो जाएगा हमारा? 6 और 4 और 2, इन तीनों को अगर जोड़ देंगे ना तो 6 4 2 जोड़ देंगे तो ये 12 हमारा क्या होगा? तीसरा यूटिलिटी, तीसरा इकाई पूछा तो जाता है 12 निकल गया।
अगर 3 पूछा तो तीनों को हम लोग यहाँ जोड़ देंगे, तो तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे 12 निकलेगा। अगर हमका छठा इकाई पूछ रहा है, छठा इकाई पूछ रहा है, तो छठा में क्या होगा, टोटल टोटल यूटी पूछेगा, इसका टोटल यूटी कितना होगा 6 का। ठीक है, अगर ये नहीं दिया हुआ है, अगर ये MU दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, शुरू से लेकर 0 या 4 तक, -4 तक इसको जोड़ देंगे। छठा यूटिलिटी पूछ रहा है तो सिग्मा MU, तो -4 और -2 0 और 2 4 6, इन सबको जोड़ेंगे। -4 और -2 माइनस, ये दोनों कट गया, अब बचा 6, तो 6 लास्ट बचा, 6 ही ना बच रहा है, तो 1000 तो खत्म हो जा रहा है, तो -6 और यहाँ +6, तो ये कट गया और 6 बचा, तो ये हमारा 6 है, ये टोटल यूटिलिटी यहाँ भी 6 है, जैसे निकल गया। तो TU का जो फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा MU होता है। केस 1 में क्या बोल रहा है, अगर मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तो टोटल यूटिलिटी बढ़ेगा। अगर मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है। और आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया है, मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ देखिए 0 हो गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गया, इसके बाद ना बढ़ेगा, यहाँ 0 हो गया, यहाँ मैक्सिमम हो गया है, इसके बाद अब बढ़ेगा नहीं, ये आपका हो गया अधिकतम हो गया, यहाँ तक आपका अधिकतम है। मार्जिनल यूटिलिटी जहाँ पे 0 हो गया, वो आपका जो टोटल यूटिलिटी वहाँ उस समय क्या हो जाता है, आपका अधिकतम हो जाता है। इसी को तृप्ति बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, तृप्ति बिंदु कहते हैं। जहाँ MU का मान 0 हो जाता है उसको तृप्ति बिंदु कहते हैं। टोटल यूटिलिटी का मैक्सिमम हो जाता है। अगर जहाँ MU का नेगेटिव ह्रासमान है तो वहाँ पे क्या होता है, आपका टोटल यूटिलिटी घटने लगता है। तीसरा केस में क्या होता है, जहाँ पे MU जो है वो ऋणात्मक हो जाता है तो वहाँ पे टोटल यूटिलिटी घटने लगता है। और MU जो है आपका जो केस 4 में है, इसमें जो है आपका MU और तथा मांग का ह्रासमान होता है। चौथा में क्या होता है, MU तथा मांग में ह्रासमान का नियम होता है। केस 4 में क्या होता है, सीमांत उपयोगिता MU जो है, इसमें मांग में ह्रासमान नियम होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो 4 केस था हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक ग्राफ है, यहाँ पे जो है TU है, आपका टोटल यूटिलिटी है, और इधर आपका TU है, और इधर है आपका अमाउंट ऑफ गुड्स है, अमाउंट ऑफ गुड्स, और ये आपका पर मंथ है, और यहाँ पे क्या है, टूल पर मंथ है, टूल्स जो है आपका टूल पर मंथ है, इधर हो गया आपका अमाउंट पर मंथ। ये आपका TU का जो फॉर्मूला, TU का ग्राफ बना है, टोटल यूटिलिटी का यहाँ ग्राफ बना हुआ है। और ये जो है ना MU यूनिट ऑफ पर मंथ, ये आपका MU का इसी तरह ग्राफ बनता है। ठीक है, पहले आपका पॉजिटिव रहता है, उसका धीरे धीरे यहाँ 0 आता है, 0 के बाद ये ऋणात्मक चला जाता है। और ये TU क्या होता है, एक समय बढ़ता है फिर जाके घटने लगता है। अब औसत यूटिलिटी जो है, एवरेज यूटिलिटी जो औसत यूटिलिटी है, इसको देख लेते हैं। तो औसत उपयोगिता, इसमें एवरेज यूटिलिटी इसको AB से शॉर्ट में कहते हैं। कुल उपयोगिता तथा कुल इकाई का अनुपात होता है, कुल उपयोगिता तथा कुल इकाई का अनुपात होता है। इसमें MU तथा AB में सीधा संबंध होता है। जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी होता है, सीमांत उपयोगिता और औसत उपयोगिता में ये होता है, सीधा संबंध होता है। जो औसत उपयोगिता होता है बराबर होता है TU टोटल यूटिलिटी बटा क्वांटिटी, टोटल यूटिलिटी बटा क्वांटिटी होता है। 10 वस्तु का जो टोटल यूटिलिटी होता है वो 80 यूनिट होता है, हो तो एवरेज जो आपका होगा, आपका जो औसत उपयोगिता होगा वो कितना होगा, एवरेज जो होगा टोटल यूटिलिटी बटा क्वांटिटी 80 बटा 10, ये होगा 8, जो हमारा ये एवरेज हो गया। 10 वस्तु का जो टोटल यूटिलिटी है, 10 वस्तु का टोटल यूटिलिटी कितना 80 है, तो एवरेज, तो इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, TU बटा क्वांटिटी। फिर TU हम पुट कर दे, टोटल यूटिलिटी कितना 80 और क्वांटिटी कितना है 10, तो ये हमारा 8 जो है ये एवरेज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा औसत उपयोगिता हो जाता है। इसके आगे देखते हैं, दिमाग में देखते हैं। वस्तु के उपभोग से प्रारंभ में उपयोगिता बढ़ता है। वस्तु को अगर हम लोग उपयोग कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, तो प्रारंभ में हमारा उपयोगिता बढ़ता है, तथा फिर उपयोगिता नियत हो जाती है, मतलब कि एक समान हो जाती है उपयोगिता, और लगातार उपभोग करने से उपयोगिता घटने लगता है। लगातार किसी चीज़ का उपभोग करने से इसकी जो उपयोगिता है वो घटने लगता है। जैसे रोटी खाने से प्रारंभ उपयोगिता बढ़ेगी, प्रारंभ बढ़ेगी और फिर घटने लगती है। रोटी खाने से प्रारंभ में उपयोगिता बढ़ेगी फिर घटने लगती है। और नशीले पदार्थ में धन, आभूषण इत्यादि उपयोगिता नियम पालन नहीं करता है। ठीक है, जो आपका क्या होता है, किसी चीज़ का अगर उपयोगिता प्रारंभ में बढ़ती है, एक समय के बाद वो नियत हो जाती है और फिर ज़्यादा उपभोग करने से वो घटने लगती है।
जैसे रोटी खाने से प्रारंभ में उपयोगिता बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे घटने लगती है। और अब देखिए तो क्या होता है कि नोट में देखिए नशीले पदार्थ, इसका जितना इसका उपयोगिता बढ़ते ही जाता है, इसका कोई नियम फॉलो नहीं करता है। धन, आभूषण इत्यादि उपयोगिता नियम पालन नहीं करते, सब नियम पालन नहीं करता था। अत्यधिक उपभोग के बाद भी उपयोगिता नहीं घटती है, अत्यधिक उपभोग करने के बाद भी उपयोगिता ये सबका नहीं घटता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, वस्तु x की 9 यूनिट से टोटल यूटिलिटी 20 है और 10 यूनिट से 15 है, 10 यूनिट में 15 है, तो 10वें यूनिट से MU का 10वां यूनिट में MU कितना होगा। ठीक है, कोई वस्तु की जो है आपका कोई वस्तु है उसका 9 यूनिट जो है 9 यूनिट से टोटल यूटिलिटी कितना है 20 है, और आपका 10 यूनिट में आपका 15 है, 10 यूनिट में कितना है 10 यूनिट से 15 है, और 10वें यूनिट का MU ज्ञात करना है। तो MU हो जाएगा नई टोटल यूटिलिटी आप माइनस पुरानी टोटल यूटिलिटी। ये हमारा 10वां का दिया हुआ टोटल यूटिलिटी और 9वें का दिया है, तो इन दोनों का अगर अंतर हम लोग निकाल देते हैं तो हमारा 10वां का जो आपका MU है वो निकल जाएगा। तो 10वां का जो आपका टोटल यूटिलिटी कितना है 15 है, तो हम लोग 15 लिख दिए, ये नई हो जाएगा। अब पुरानी क्या है 9, तो 9वां का हम लोग 20 है, तो 20 घटा देंगे तो ये -5 होगा ना, यही हमारा MU हो जाएगा। क्या होगा MU हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं, जब सीमांत उपयोगिता घटती है तब टोटल यूटिलिटी जो है ह्रास दर से बढ़ती है। जब सीमांत उपयोगिता घटने लगती है तब जो है टोटल यूटिलिटी ह्रास दर से बढ़ती है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होता है तब जो है आपका टोटल यूटिलिटी घटती है। जब आपका सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाता है तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा घटेगी। जब सीमांत उपयोगिता वक्र जो होता है, सीमांत उपयोगिता का जो वक्र होता है वो नीचे ढालनुमा होता है। कैसे होता है, जो आपका सीमांत उपयोगिता का जो वक्र होता है वो नीचे ढालनुमा होता है। ऐसे देखिए ये इस प्रकार होता है इसका वक्र। ठीक है, MU और AB का जब समान होता है तो वो क्या होगा अधिकतम होगा। अधिकतम जब होगा ना वहीं पर समान होता है। MU तथा AB जो होता है जो आपका सीमांत उपयोगिता और औसत उपयोगिता जब समान होता है तो वो क्या होगा अधिकतम होती है। तो उपयोगिता फलन संबंध क्या होता है, इसमें वस्तु के उपभोग की मात्रा और उपभोक्ता की उपयोगिता होता है। ठीक है, तो वस्तु का जो होता है उपयोगिता जो आपका उपयोगिता फलन होता है, उपयोगिता फलन जो होता है उसमें क्या होता है कि वस्तु के उपभोग की मात्रा और उपभोक्ता की उपयोगिता होता है। ठीक है, उपभोक्ता को परोक्ष रूप से मापा जाता है मुद्रा द्वारा। उपभोक्ता का किस द्वारा नापा जाता है, आपका मुद्रा द्वारा नापा जाता है। उपभोक्ता को परोक्ष रूप से मुद्रा द्वारा मापा जाता है। ठीक है, अगर इसको मापते हैं यूनिट में मापते हैं, रैंकिंग सिस्टम के समान होता है। और ठीक है, अगर मापने का बोलेगा, इसको प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप से मापने का बोलेगा तो उसको किसी मुद्रा द्वारा मापा जाता है। ठीक है, परोक्ष रूप से बोलेगा तो। ठीक है, अब आता है उपभोक्ता अधिशेष। उपभोक्ता अधिशेष होता है कस्टमर सरप्लस होता है ग्राहक जब वास्तविक मूल्य से भी अधिक मूल्य चुकाने के लिए तैयार हो जाए। जब उपभोक्ता जो है कस्टमर सरप्लस होता है, इसमें ग्राहक जब वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्य चुकाने के लिए तैयार हो जाए। जब क्या होता है ग्राहक जो वो आपका वास्तविक मूल्य से भी अधिक मूल्य चुकाने के लिए तैयार हो जाए, उसी को कहते हैं उपभोक्ता अधिशेष का ह्रास। इसमें क्या होता है कि अगर कोई ग्राहक है जब वो वास्तविक एक मूल्य से अधिक मूल्य चुकाने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है, उसी को उपभोक्ता अधिशेष कहते हैं। कोई सी चीज का कोई अगर मूल्य है उससे ज्यादा अगर उपभोक्ता देने के लिए इच्छुक है, चुकाने के लिए तैयार है, उसी को उपभोक्ता अधिशेष कहते हैं। जैसे कि कोई उपभोक्ता अधिशेष क्या होता है, इच्छुक कीमत, कोई चीज का इच्छुक कीमत हम ठीक है, और वास्तविक कीमत। अगर किसी चीज का वास्तविक अगर 1000 है, हम उसको 2000 देने के लिए अगर इच्छुक है तो वो क्या हो जाएगा, तो वो उपभोक्ता अधिशेष हो जाएगा। जो बचेगा ना, तो हमारा 2000 था और वो 1000 उसका वास्तविक जो कीमत था घट के हमारा जो 1000 बचा वो क्या होगा, उपभोक्ता अधिशेष हो गया। कीमत में बढ़ोतरी से उपभोक्ता अधिशेष ह्रास जो था, कीमत में अगर बढ़ोतरी से उपभोक्ता अधिशेष में ह्रासमान होता है। अगर किसी चीज का कीमत बढ़ेगा
तो कीमत बढ़ेगा तो हमारा जो इच्छुक है तो वो तो वही ना रहेगा, तो वो तो नहीं ना बढ़ेगा। और किसी चीज़ का मान लें हम लोग 1000 मूल्य था, हम लोग 2000 इसको देने का इच्छुक थे, कुछ दिनों बाद वो उसका दाम अगर 1500 हो गया, तो वो क्या होगा, तो जो 500 रुपये घटा, जो उपभोक्ता पहले अधिशेष था 1000, फिर घट के कितना 500 हो जाए, उसमें उसको क्या कहते हैं, उपभोक्ता अधिशेष का ह्रास होता है उसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन है, परिणीति परिणीति को शादी के पहनने के लिए एक वस्त्र इतना पसंद आया कि वह उसे 30,000 तक का बहन करना चाहते हैं। मतलब कोई एक परिणीति है, एक लड़की, उससे शादी करने के लिए, में पहनने के लिए उसे वस्त्र पसंद आया, उसको वो 30,000 देना चाहती है। ठीक है, दे सकती है उस वस्त्र का। उसे वह वस्त्र एक स्थानीय दुकान से 25,000 रुपए में मिल गया, दर पर मिल गया। मतलब वो अगर देना चाहती थी कितना, 30,000, अब मिल कितना हो गया, 25,000 में। ठीक है, तो वह इस दुकान की कीमत में वह 30% छूट प्राप्त करती है। वह उस दुकान में उसका जो कीमत था, 25,000 जो कीमत था, उसमें 30% छूट भी देता है। तो यहाँ पे उपभोक्ता अधिशेष कितना होगा, तो वो जो परिणीति है वो देना कितना चाह रही थी, 30,000। अब वो दे कितना रही है, तो दे कितना रही है, 25,000 में हमारा 30% छूट होगा, तो वास्तविक कीमत जो होगा ना, तो 25,000 और इसमें 30% छूट, मतलब 100 में 30 70 देगी, तो 70/100 तो काट के कितना हो जाएगा, 17,500। वो क्या करेगा, उसका वास्तविक कीमत हो जाएगा, जो उसका वस्त्र का जो वास्तविक कीमत होगा 17,500 होगा। अब इस 17,500 में 30,000 और 30,000 में 17,500 घटा देंगे, तो ये हमारा जो 12,500 हुआ ना, तो यही हमारा उपभोक्ता अधिशेष CS हो गया, उपभोक्ता अधिशेष। इसको शॉर्ट में हम लोग जो कस्टमर सरप्लस कहते हैं, CS कहते हैं। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब इसके आगे देखते हैं। हम लोग संतुलन स्थिति देख रहे थे। मार्केट प्राइस पर खरीदी गई वस्तु से हमें अधिकतम संतुष्टि मिलता है। संतुलन स्थिति क्या होता है, अगर मार्केट से हम लोग कोई वस्तु खरीदते हैं, उससे खरीदी गई वस्तु से हमें जो अधिकतम जो संतुष्टि होता है ना, उसी को संतुलन की स्थिति कहते हैं। कोई सामान अगर हम खरीदे मार्केट से, और खरीदने के बाद वस्तु से जो हमारा अधिकतम जो संतुष्टि हुआ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संतुलन की स्थिति कहते हैं। ठीक है, संतुलन जो होता है वो MRP पे होता है। किस पे होता है, MRP पे होता है। ठीक है, संतुलन जो होता है, संतुलन क्या होता है, ये होता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी, आपका प्राइस पे होता है। किस पे होता है, प्राइस पर होता है। ठीक है, किस पे होता है, प्राइस पे होता है। संतुलन जो होता है, इस अगर वो A है, A बराबर क्या होगा, MUA बराबर PA होगा। ठीक है, तो यहाँ A है, संतुलन A है, तो यहाँ MUA होगा और PA होगा, प्राइस A ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि एक वस्तु को दर्शाने पर जो MU होगा, X होगा बराबर PX होगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे जो संतुलन है, यहाँ पे X है, X की जगह A है, तो यहाँ A वाला फॉर्मूला हमारा हो जाएगा संतुलन। तो X वस्तु है, तो यहाँ वस्तु हमारा क्या है, A है। ठीक है, तो यहाँ एक वस्तु को दर्शाने के लिए, तो X बराबर वस्तु है, तो MUX बराबर PX हो जाएगा। MUX क्या होगा, वस्तु की सीमांत उपयोगिता होगा। वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है ना, उसी को कहते हैं MUX, वस्तु की सीमांत उपयोगिता। और PX क्या होता है, वस्तु के लिए चुकाई गई कीमत। PX क्या होगा, वस्तु के लिए चुकाई गई कीमत होगा। ठीक है, मुद्रा की स्थिति में जो होगा, मुद्रा की स्थिति में बोलेगा तो हो जाएगा वो MUX बटा PX और बराबर MUM होगा। M से हो गया मनी, तो M की जो होगा मार्जिनल यूटिलिटी जो होगा, वो MUX बटा PX हो जाएगा, बराबर होगा MUM होगा। ये हो गया मुद्रा की स्थिति में हो गया। MUM जो होगा, ये मुद्रा की सीमांत उपयोगिता होगा, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता हो जाएगा MUM। दो वस्तु की दिशा में हम लोग दो वस्तु की दशा में देख लेंगे, तो वो MUX बटा PX बराबर MUY बटा PY बराबर MUM हो जाएगा। दो वस्तु की दशा में MUX बटा PX बराबर MUY बटा PY हो जाएगा। ठीक है, बराबर MUM हो जाएगा। ये दो वस्तु की दिशा में हो जाएगा, दशा में। ठीक है, ये केस 1 में होगा MUX बटा PX और MUY बटा PY। अगर इसमें जो होगा आपका MUX बटा PX ये बड़ा है। ठीक है, इसमें जो MUX और MUM है, ठीक है, इसमें जो होगा ये होगा, तो x यहाँ पे क्या होगा, बराबर करने की स्थिति में ये हो जाएगा, x इसमें क्या है, बड़ा है, तो यहाँ बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ आंसर हमारा B हो जाएगा। इसमें देखिए कि आम जो है सेब से अधिक जो है आपका आम, अगर आम सेब से अधिक उपयोगिता को बराबर करने के लिए हमें क्या करें, आम की उपयोगिता को बढ़ाना होगा।
अगर हम लोग को क्या करना है कि अगर हम लोग को अगर आम और सेब से ज़्यादा उपयोग जो है, सेब से ज़्यादा आपका जो है आपका आम जो है आपका ज़्यादा पसंद मिलता है। अगर उपयोगिता को बराबर करना है, ठीक है, उपयोगिता को बराबर करना है, तो अगर आम और सेब की उपयोगिता को बराबर करना है तो आम की उपयोगिता को बढ़ा देंगे, जिससे ये होगा कि आम की उपयोगिता घट जाएगी। आम की उपयोगिता क्या होगा, घट जाएगा और स्वतः बराबर हो जाएगा। इसका अगर हम लोग आम की उपयोगिता बढ़ा देंगे तो इसका जो अगर इसका हम उपयोगिता बढ़ा देंगे तो उपयोगिता के बाद एक समय के बाद घटने लगेगा, तो घट के क्या होगा, दोनों का बराबर हो जाएगा। तो एक समय के बाद आम की उपयोगिता घट जाएगी, जैसे स्वतः ही बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो mu x बटा पी एक्स, और यहाँ पे जो ये आम का था ये, ठीक है, आम का ये संतुलन था, संतुलन की स्थिति आम का था, और ये था आपका सेब का। तो आम का तो बढ़ गया है ना, इसका अगर बढ़ा दिए तो इसका अगर आम का उपयोगिता बढ़ा दिए तो क्या होगा, x में का बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो mu x बटा पी एक्स बराबर mu y बटा पी वाई, यहाँ बराबर हो गया। तो बराबर करने की स्थिति में हम लोग x को ज्यादा उपयोग करेंगे, x का उपयोग ज्यादा करेंगे, क्योंकि उपयोगिता ह्रासमान नियम से अधिक उपभोग करने से उपयोगिता घट जाती है। क्या होगा, उपयोगिता घट जाएगी। तो अगर इसका उपभोग ज्यादा करेंगे तो ये क्या होगा, दोनों वस्तु जो हमारा है, दोनों वस्तु हमारा एक्स और वाई दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे संतुलन की स्थिति में एक्स का जो है उपयोगिता यहाँ पे ज्यादा है, तो एक्स को बड़ा वाई हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा केस टू में क्या बोल रहा है कि अगर एम यू वाई और पी वाई बड़ा है एम यू एक्स और पी एक्स से, तो अगर बराबर करने में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये बड़ा है तो y बड़ा है, तो y का उपभोग करेंगे ज्यादा, तो y का उपभोग ज्यादा करेंगे, तो उपभोक्ता ह्रासमान नियम से क्या होगा, अधिक उपभोग करने से उपभोक्ता घटती है, तो इसका घट जाएगा, अंततः दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। जिसका जो अगर जिसमें संतुलन की स्थिति में जिसका ज्यादा है उसका क्या करेंगे, वो बढ़ा देंगे, अतः कुछ समय के बाद वो दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा ये होगा कि उपभोक्ता संतुलन, क्वेश्चन है, उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तथा केवल वस्तु y का उपभोग करता है और वस्तु y के अंतिम इकाई के उपभोग से mu प्राप्त, mu 50 यूनिट तथा mu 10 यूनिट, तो y की कीमत ज्ञात करना है, वस्तु y की कीमत ज्ञात करना है। ठीक है, mu y हमारा जो है आपका mu y है मार्जिनल यूटिलिटी जो है y का, वो हमारा दिया हुआ है 50, और mu m तो मार्जिनल जो हमारा जो आपका मनी है, ठीक है, mu m मुद्रा की स्थिति में mu m जो है वो 10 हमारा दिया हुआ है, और प्राइस हमारा बोल रहा है निकालने संतुलन की स्थिति में। संतुलन की स्थिति में तो संतुलन में क्या होता है, mu y बटा y, एम तो क्या mu x बटा पी एक्स होता है, तो यहाँ y जो वस्तु हमारा y है तो x किसका y हो जाएगा, तो mu y बटा my हो जाए पी वाई, और mu m तो होगा, mu m हमारा दिया हुआ है 10, और mu y कितना है, mu y कितना है 50, और इसको पुट कर देंगे तो 10 से यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, ये बटा 1 है, तो यहाँ ये 50 और 10 कट गया, बचा p, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 यहाँ आ जाएगा, तो p बराबर क्या होगा 5, तो प्राइस कितना होगा हमारा 5 हो जाएगा। तो ये हमारा ये प्राइस हमारा निकल गया 5। अब हम लोग देख लेते हैं सीमांत राजस्व। सीमांत राजस्व देख लेते हैं, किसी वस्तु का उत्पादन जो करते हैं या बेचते हैं, किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं या बेचते हैं तो क्या होता है कि आप मूल्य को बढ़ाते या घटाते हैं। उत्पादन करते हैं तो उससे क्या होता है कि उसके जो उत्पादन करने से क्या होगा, उत्पादन करने से उसके वस्तु का जो उत्पादन करने से क्या होगा या बेचने से उसका मूल्य को बढ़ाते या घटाते हैं, जैसे बिकने वाली वस्तु की मात्रा बढ़ती घटती जाती है। क्या होता है कि सीमांत राजस्व क्या होगा, कोई वस्तु का उत्पादन हम लोग करते हैं या बेचते हैं तो उससे क्या होगा, उसका मूल्य बढ़ेगा या घटेगा। बिकने वाली वस्तु का क्या होगा कि वाली की मात्रा भी बढ़ती या घटती है, बिकने वाली वस्तु की मात्रा भी बढ़ या घट जाती है। सीमांत राजस्व क्या होता है, R2 माइनस R1 होता है, R2 माइनस R1 होता है। ठीक है, यहाँ R1 से क्या होगा, P2 इंटू पी वाई, जो P2 इंटू Y2 होगा, और माइनस P1 इंटू P1 इंटू Y1 होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर सीमांत राजस्व हमें निकालना है तो R2 माइनस R1 होगा, क्या होगा R2 माइनस R1 होगा सीमांत राजस्व का फॉर्मूला होता है P2 R1 का क्या होता है P2 इंटू Y2 होगा, P2 इंटू Y2 माइनस P1 इंटू Y1 हो जाएगा।
ठीक है। ये होगा हमारा जो बढ़ा हुआ होगा, ये हमारा यहाँ से इसका जो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है सीमांत राजस्व से, यदि एक से अधिक मजदूर से अधिक मजदूर बढ़ने पर ईंट निर्माण का उत्पादन की इकाई में 2000 से 2250 इकाई प्रतिदिन हो जाता है। मतलब कि 2000 पहले एक से अधिक मजदूर बढ़ने से क्या हो गया हमारा 2000 से 2500 इकाई, 2000 पहले था, इससे 2500 इकाई प्रतिदिन हो जाता है। लेकिन ईंट निर्माता को प्रति इकाई दर से 15 रुपये से 14 रुपये करनी पड़ जाती है। मतलब ईंट निर्माता को प्रति इकाई दर से 15 रुपये से 14 रुपये करनी पड़ जाती है। तो इस अंतिम मजदूर का सीमांत राजस्व क्या होगा? उस अंतिम मजदूर का जो सीमांत राजस्व क्या होगा? पहले Y1 ईंट का था, तो Y1 कितना था हमारा, जो प्रोडक्शन Y1 कितना हो रहा था पहले 2000, और Y2 कितना हुआ, वस्तु जो हमारा Y2 कितना 2250 हुआ। ठीक है। और आपका जो मूल्य, जो पहले का मूल्य कितना था 15, अब बाद का मूल्य कितना होगा 14। और यही जो हमारा सीमांत राजस्व इसका निकालना होगा, सीमांत राजस्व तो MR जो निकालना है, तो R2 अब माइनस R1 था ना, तो R2 क्या R2 माइनस R1 था। ठीक है। तो R2 में क्या होगा P2 इंटू P1, P2 में क्या होगा जो बढ़ा हुआ प्राइस है P2 हो गया, और Y2 क्या होगा आपका बढ़ा, जो आपका प्रोडक्शन जो बढ़ा या घटा, जो आपका प्राइस बढ़ा या घटा, या प्रोडक्शन Y2 क्या होगा जो वस्तु का जो प्रोडक्शन वो बढ़ा या घटा, और यहाँ प्राइस बढ़ा या घटा। तो P2 हो गया हमारा, P2 जो है हमारा हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा। ठीक है। तो P2 हमारा 14 हो जाएगा, और Y2 कितना है 2250 है, 14 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे 14 हो गया, और यहाँ गुना होगा, और ये होगा हमारा, और ये P1 कितना है, P1 हमारा है प्राइस पहले का 15 था, और Y1 जो हमारा प्रोडक्शन पहले का कितना था 2000 था, तो यहाँ गुना हो गया। अब इसको 14 से 2250 को गुना करेंगे तो हमारा कितना 3150 हो जाएगा। अब माइनस 15 से 2000 गुना करेंगे 30,000 हो जाएगा। घटा के कितना 15,000 जो हुआ ना, तो ये 15,000 जो होगा ये हमारा सीमांत राजस्व हो गया। क्या हुआ, ये आपका सीमांत राजस्व हो गया। तो ये हमारा जो आज का जो चैप्टर था वो हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो हमारा जो चैप्टर है हमारा आगम और उत्पादन है, रेवेन्यू एंड प्रोडक्शन है, उसको देखेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।